चर्चा एक ऐसे एनकाउंटर की जिसे हत्या तक करार दिया जा रहा है। चर्चा बिहार के अंदर एक ऐसे एनकाउंटर की जिसमें सिस्टम ने एक व्यक्ति को सवाल पूछने पर मार डाला। इस तरह के आरोप आज महापंचायत में लगे। एक इस तरह के एनकाउंटर की जिस एनकाउंटर से अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर के सरकार से जिम्मेदारों को सजा दिलाने की मांग कर रही है। एक ऐसे एनकाउंटर की जिस एनकाउंटर में पुलिस पर ऑलरेडी केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के एक ऐसे मसले की जिसमें भरत तिवारी को भगत सिंह से, आधुनिक भगत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के एक ऐसे मसले की जिसमें कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज के एक बेरोजगार युवा ने जिस तरह सरकार से सवाल उठाने की साहस और जिम्मेदारी निभाई, वो जिम्मेदारी उसे प्राण देकर तो चुकानी पड़ी, लेकिन समाज के अंदर एक क्रांति की सुगबुगाहट होकर शुरू हो गई। लाखों की संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में नेता आज तक अपने विषयों को इतना गंभीरता से नहीं उठा पाए जो काम बिहार के भोजपुर जिले के अंदर शाहपुरा थाना क्षेत्र में बिलौटी गांव के जवरिया क्षेत्र के रहने वाले भरत तिवारी ने अपनी जान देकर पूरी देश की चर्चा बटोर ली है। तरीके सही या गलत यह आने वाला समाज और समय तय करेगा, लेकिन आज यह विषय क्या है, मैं आपके सामने इस विषय को पूरी तरह बताने जा रहा हूं। ब्रीफ में अगर मैं केवल इतना कहूं कि सोशल मीडिया पर पुलिस की कारस्तानियों को बताते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम भरत तिवारी है, वो जब अपनी गन को पुलिस के सामने रख देता है, पुलिस के एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। यह वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल होता है कि कैसे अपनी पिस्तौल को जमीन पर रख देने के बाद भी एनकाउंटर में एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है। लेकिन प्रश्न इसी बात में था कि किसी व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल कर क्या रही थी जब वो अवैध रूप से आई थी। तो यह अवैध रूप से पिस्तौल और सिस्टम की जिम्मेदारी को जानने के लिए आज के सेशन में एंट्री करते हैं। लेकिन इस पूरे विषय को डिटेल से समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज साझा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह की यह बात हो रही है वो जगह है बिहारपुर का भोजपुर जिला। बिहार के भोजपुर जिले में आप एंट्री करें, लेकिन उससे पहले गूगल मैप को हल्का सा समझ लेते हैं। मैं आपके सामने जो मैप प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूं, इसे अगर आप गहराई से देखें तो आप समझ पाएंगे कि असल मायने में बिहार का यह जगह भोजपुर जिला जब उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है और पटना से जस्ट पहले सोन नदी इसमें आकर मिलती है, तो यह भोजपुर जिला अपने आप में बेहद खास हो जाता है। जब गंगा नदी की बात हो तो हिमालय से उतरकर निकली गंगा नदी बड़ी तीव्रता के साथ जब जल को लेकर निकल रही होती है तो ये प्लेन्स में आकर के, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में आकर के बड़ा इठलाकर चलने लगती है। जब गंगा नदी बड़ा इठलाकर चल रही होती है, मतलब प्लेन्स में गंगा नदी बहती है, तो जल बहाव तेज नहीं होता और वो गंगा नदी का कम बहाव, क्योंकि बारिश में गंगा नदी का बहाव तीव्र होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती, ग्लेशियर पिघलने से गंगा नदी में पानी होता है, उस समय ये नदी मियंडर्स बनाती है, ये सर्पिलाकार पथ बनाती है। ये जो सर्पिलाकार पथ बनते हैं, असल में इसको आसान भाषा में समझने के लिए समझिए कि यदि आपसे पानी फेंकने के लिए या ग्लास में पानी लेकर आपसे फेंकने के लिए कहा जाए, आप पानी फेंकें तो वो तीव्र बहाव से एक लाइन में बहेगा, लेकिन अगर पानी आपने कहीं पर हल्के से डाल दिया तो वो अपने हिसाब से उस पाथ को तय करेगा। प्लेन एरियाज में गंगा नदी कुछ इस तरह से ही बिहेव करते हुए चलती है। जब बात प्लेन की हो तो गूगल मैप पर आप इसे अगर जूम करके देखें तो समझ पाएंगे कि गंगा नदी भी प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बाद से अगर आप ध्यान से देखें तो यह बड़ा ही लहरदार रास्ता बनाकर निकलती है, मियंडर्स बनाकर निकलती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, असल में इसी ज्योग्राफी का पूरा केस है जो आज की विषय वस्तु को आप समझने में योगदान ले पाएंगे। अब जब ये गंगा नदी इस तरह से बहती है तो बहने से जब बारिश का समय तेज होता है तो ये जो सर्पिलाकार पथ गंगा नदी ने लिया, इस सर्पिलाकार पथ पर मियंडर में बारिश के समय पानी तेज होकर चलने लगता है। जब पानी तेज होकर चलने लगता है तो ये जो रास्ते हैं जो इस प्रकार से बहते हुए दिख रहे हैं, ये एकजुट होकर के सीधे हो जाते हैं। जब ये एकजुट होकर सीधे होते हैं, मैं आपको अगर इसे इस तरह से दिखाने का प्रयास करूं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर ये इस तरह से बहती हुई गंगा नदी है तो यह गंगा नदी पानी के तेज बहाव में अपने पाथ को सीधा कर जाती है। और ऐसा होने पर कई बार इस एरिया में जो मैं आपके सामने यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में गंगा नदी का स्विरल बनने लगता है। इस प्रकार से पानी गोल गोल घूमने लगता है। अगर जिस जगह की आज मैं बात कर रहा हूं, जवनिया विलेज जिसकी बात हो रही है, उस जगह जिसके आप पर भरत तिवारी का केस है, असल मायने में वो किसी ऐसे ही किनारे पर बसा हुआ गांव है जिसका सारा बवाल है। तो चलिए अब इस बवाल को समझने के लिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। जब बात भोजपुर की हो और भोजपुर के अंदर गंगा नदी की हो तो असल मायने में इस गंगा नदी के साथ बहते हुए जब आप इस रास्ते को देखते हैं तो एक सुर्खी नजर में आती है। यह पिछले साल 2025 की सुर्खी है। सुर्खी ये है, इस भोजपुर जिले के इस गांव के अंदर, जिस गांव की मैं चर्चा कर रहा हूं, डवनिया विलेज, ये असल में भोजपुर जिले का गांव है जिसमें साल 2025 की जुलाई में गंगा नदी में तेज बहाव के कारण 50 घर खत्म हो गए। मतलब पानी का तेज बहाव आया, स्विरल बना और स्विरल बनने से वो पानी के साथ बह गए।
गांव के साथ में जब इस तरह का कटाव और कटाव के कारण घर बहे तो यहां पर विस्थापितों को रहने की जगह की मांग होने लगी। ये कुछ वीडियोस और तस्वीरें आप देखें और अंदाजा लगाएं कि किस तरह से गंगा नदी के प्रभाव में यहां के गांव पूरी तरह से पानी के अंदर जलमग्न हो गए। जब आप इन जलमग्न गांवों को देखते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आता है कि वास्तविकता में यह स्थिति बड़ी गंभीर थी। जल बहाव से गांव के लोगों को निश्चित ही पीड़ा हुई होगी, आवाजाही के अंदर बहुत सी दिक्कत हुई होगी। इसके चलते सरकार के द्वारा रिलीफ कैंप फ्लड के अंदर चलाए गए। जैसा होता है वैसा ही यहां भी हुआ। सरकार ने कहा कि जो प्रभावित पक्ष हैं, जिनके घर टूट गए, उनके लिए घर निर्मित किए जाएंगे। लेकिन साल 2025 से आज अब 2026 में है। पिछले साल जिस समय पर यह घटना हुई थी वो वापस से समय आ चुका है। आप फिर से जुलाई में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस जवनिया गांव के अंदर सरकारी वादे सिर्फ सरकारी वादे ही रह गए, धरातल पर नहीं उतरे। जब धरातल पर नहीं उतरे तो सोशल मीडिया का एक नौजवान जिसका नाम था भरत तिवारी, वो इस गांव के लोगों को राहत देते हुए पहुंचता है और जिम्मेदारी लेता है कि मैं आप लोगों के लिए सारी मांगें प्रशासन के सामने रखूंगा। और यहीं से भरत तिवारी ने अपने साथ लगभग 600 लोगों को, जो कि बाढ़ से पीड़ित थे, जिनके घर पानी में समा गए थे, उनके लिए काम करना शुरू किया। जवनिया विलेज के गांव के लोगों के लिए वो बार बार भोजपुर डीएम को सोशल मीडिया पर टैग करने लगे, याद दिलाने लगे कि सरकार ने वादा किया था कि वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए 52 करोड़ रुपए का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट शुरू करेगा। वो याद दिलाना करना शुरू हुआ कि आपने वादा किया था कि हम इस गांव के पीड़ितों के लिए, विस्थापितों के लिए जगह देंगे, उन्हें रहने की जगह देंगे। जब उसके ये प्रयास जारी रहे तो प्रशासन के द्वारा 70 परिवारों को बिलौटी गांव के पास खाली पड़ी जमीन, 3-3 डिसमिल जमीन लोगों को दे दी गई। 70 परिवारों को 40-40 हजार रुपए भी दिए गए ताकि वो घर के अंदर मिट्टी भरवा सकें, जमीन में मिट्टी भरवा सकें और घर बनवाने का काम कर सकें। बिहार सरकार के द्वारा जिला प्रशासन की मदद से कटाव प्रभावित क्षेत्रों के जो 70 परिवारों को जमीन दी गई, इस पर भरत तिवारी ने सबका ध्यान आकर्षित करवाया और कहा कि जिन 70 परिवारों के 350 लोगों को आपने ये राशि बांट दी है, असल में जो जगह आपने उन्हें बांटी है वो ऑलरेडी गड्ढे वाला क्षेत्र है। हल्की सी बारिश आने पर इस जगह पानी भरने लगेगा। वो इन सारे विषयों को फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना शुरू किए। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इन सभी जगहों पर, क्योंकि पिछले साल से लेकर अब तक राहत कार्यों के नाम पर जब कुछ होते नहीं देखा, तब उस व्यक्ति के द्वारा, भरत तिवारी के द्वारा, मुख्यमंत्री को, प्रशासन के तमाम अधिकारियों को लेकर, डीएम से, एसडीएम से, तहसीलदार से, उन सभी को यह सूचित किया जाना शुरू हुआ कि आपके चुनावी वादे और हकीकत में बड़ा अंतर है। और ऐसे में उसके लाइव प्रशासन को लोगों ने सराहना शुरू किया। उसके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों की लोगों के बीच चर्चा होने लगी, प्रशासन की जिम्मेदारी तय होने लगी। सही मायने में सोशल मीडिया नहीं, मीडिया का भी यही काम था कि वो सरकार की जिम्मेदारी तय करे। सरकार जब कोई वादे करे तो उसका ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी चेक करे। यह काम भरत तिवारी कर रहा था। बाय द वे, भरत तिवारी था कौन? भरत तिवारी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा व्यक्ति था, जो कि एक सिपाही का, रिटायर्ड सिपाही का बेटा था। इसके द्वारा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट भी किया गया था, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन इसने सामाजिक सरोकार को ही अपना रोजगार समझा था। इसे यह समझ में आने लगा था कि प्रशासन में अगर मैं शामिल भी हो गया तो जिनके लिए मैं काम करूंगा वो सामाजिक दायित्व तो मैं आज भी फुलफिल कर सकता हूं। भरत तिवारी ने यही करते हुए एक नौजवान के रूप में लोगों के काम सीधे प्रशासन तक, और यकीन मानिए, आप जो काम प्रशासन से करवाने की चेष्टा रखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमें प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी है, तो उनके मन में एक बहुत बेसिक सा पॉइंट होता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। वास्तविकता यह है कि आप प्रशासन में पहुंचकर मदद करेंगे, यह आपका एक मिथ है। आप मदद करना चाहते हैं तो आज भी भरत तिवारी की तरह आप कर सकते हैं। जो भरत तिवारी कर रहा था वो लोगों के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचा रहा था, पहुंचा करके उनको जिम्मेदार बना रहा था कि सर ये बात होनी थी, हुई नहीं है। सर देखिए कि जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई है वो गड्ढे में है, वहां पर बारिश होगी वो फिर डूब जाएंगे, फिर से मानसून आने वाला है, फिर इतने लोग गायब हो जाएंगे। सर इस चीज को देखिए, ये काम आप भी कर सकते हैं। यही काम भरत तिवारी कर रहा था। यानी कि ये काम असल में मीडिया का था कि सरकार ने चुनावों में जो अनाउंसमेंट किए थे वो अनाउंसमेंट धरातल पर कितने उतरे। लेकिन भरत तिवारी ने तरीका अपनाते अपनाते कुछ मर्यादाएं भी शब्दों में लांघी थी। शब्दों में लांघते समय वो कई बार सीएम को या फिर उस समय के नीतीश कुमार जी को या प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार ट्रोल्स की भाषा में ट्रीट कर रहे थे। वो उन्हें इस तरह से जिम्मेदार, चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लगातार ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। निरंतर सोशल मीडिया पोस्ट, मैं आपको कुछ की पोस्ट की यहां पर कटिंग्स भी शो कर रहा हूं, आप इन्हें देखें तो निरंतर पोस्ट के थ्रू वो अपनी जानकारी फेसबुक पर रखते जा रहे थे। फेसबुक पर शुरुआत में उन्हें कुछ 5-6 हजार लोग फॉलो करते थे, लेकिन जब से भरत तिवारी मसला ऊपर निकला है, लगभग 2.25 लाख लोग उन्हें फेसबुक पर फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भरत तिवारी इस समय इस दुनिया में नहीं है। हुआ क्या? भरत तिवारी के द्वारा इस तरह की जब बातें सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लगातार हर महीने उठाई जा रही थी और लाइव के, मतलब लोगों के बीच पहुंच करके वो वीडियो फुटेजेस के माध्यम से लोगों की बात रख रहे थे। एक वीडियो फुटेज से आप इसे समझ सकते हैं
ये वो कैसे लोगों के बीच पहुंच करके उनके डूबत के क्षेत्रों की तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं। भरत तिवारी लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे। हाल ही में 5 मई के दिन उनका एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जिस डीएम को, जिन भोजपुर के जो डीएम हैं, उन्हें टैग करते हुए लिखा कि आज आपने सार्वजनिक रूप से आकर यह बताया कि कौन से कार्य होने हैं। इस कार्य के लिए आपका सम्मान है और कोई काम अगर छूट गया है तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। प्रशासन में एक हायरार्की होती है। डीएम यानी जिला कलेक्टर, उनके अधीन होते हैं एसडीएम, यानी अधीन से मतलब अधीनस्थ होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सामान्यतया ये स्टेट सेवा के अधिकारी होते हैं। कुछ एसडीएम के साथ इसकी अनबन चल रही थी। अनबन के चलते लगता इनको, भरत तिवारी को यह था कि इनकी सुनवाई ऊपर तक नहीं हो पाती एसडीएम के चलते। ये लगातार एसडीएम को सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के, अपने पोस्ट के माध्यम से लगातार घेर रहे थे। इनकी पोस्ट धीरे धीरे आक्रामक होती जा रही थी। ये उन्हें चिरकुटबाज कहकर संबोधित करते थे। ये कहते थे कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमारे इस क्षेत्र में काम को नहीं होने दे रहे हैं। हद धीरे धीरे पार होने लगी। हद पार होने लगी 4 जून की एक पोस्ट से, जब भरत तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात लिखी और उसमें लिखा कि मैं क्रांतिकारी युद्ध करके उस, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जगदीशपुर के एसडीएम को एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मारने वाला हूं। ये जो शब्द जब इन्होंने अपनी तरफ से लिखा तो इसमें इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने लोग निकल पड़े हैं। बिहार के सिस्टम को मैं देख रहा हूं, सीएम को देख रहा हूं, एसडीएम का एनकाउंटर करके इस देश को ऐसे छपरी, मंत्री, अधिकारी, इन सब से मैं आजादी दिलवाऊंगा। भरत तिवारी का 4 जून यानी इस महीने के शुरुआत में किया गया जो ये पोस्ट था, इस पोस्ट ने अचानक प्रशासन की आंखें टेढ़ी कर दी कि कोई खुलेआम आकर के इस तरह से धमकी, एनकाउंटर की प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे दे रहा है। निश्चित ही एक प्रशासनिक अधिकारी भी किसी परिवार का सदस्य होता है, देश का जिम्मेदार नागरिक होता है, सेवा नियमों से बंधा होता है। भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आपको उसकी शिकायत करने का अधिकार है। लेकिन भरत तिवारी के द्वारा इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया पर जो दैट थ्रेट दी गई, इस पर प्रशासन की अचानक आंखें खड़ी हुई। प्रशासन ने इस विषय पर संज्ञान लेना शुरू किया। पुलिस ने भरत तिवारी के इस घोषणा के बाद में और सख्ती से इस विषय पर नजर देना शुरू किया। 15 जून के दिन भरत तिवारी ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि या तो मेरे क्षेत्र के अंदर जो काम हो रहे हैं इसकी जानकारी दे दो, अन्यथा अगले 2 दिन के अंदर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो आप लोगों के लिए एक नजीर सेट करेगा, यानी मैं एसडीएम को एनकाउंटर में मार दूंगा अगर मेरे क्षेत्र का काम नहीं हुआ। अब आप इसे 2 तरीके से देख सकते हैं। नजरिए 2 हैं। पहला नजरिया, ये वो नजरिया कि एक व्यक्ति जो समस्याओं से पीड़ित है, समाज की समस्याओं के लिए इतना परेशान हो गया है कि प्रशासन के सामने लगातार अपनी मांगे उठा रहा है, प्रशासन उसे नजरअंदाज किए चल रहा है और इस नजरअंदाजी में वो इतना मजबूर हुआ कि वो एक कट्टा जुगाड़ लेता है, एक अवैध पिस्टल जुगाड़ लेता है और एसडीएम को एनकाउंटर की दैट थ्रेट देने लगता है। एनकाउंटर की दैट थ्रेट देने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया पर खुलेआम यह काम इसलिए कर रहा है ताकि प्रशासन को यह समझ में आए कि कितना समाज पीड़ित है कि वो हथियार उठाने के लिए मजबूर है। भरत तिवारी के दिमाग में एक क्रांतिकारी थॉट पैरेलली चल रहा था। वो लगातार अपनी पोस्ट के माध्यम से यह कह रहा था कि इस देश को क्रांति की जरूरत है। इस तरह के चिरकुटबाज अधिकारी, सीएम, राजनेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की क्रांति की जरूरत आ पड़ी है जब उन्हें यह समझ में आए कि जनता पीड़ित है और वो हथियार उठा सकती है। उसके दिमाग में भगत सिंह चल रहे थे और भगत सिंह का वो दौर था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, शासन अंग्रेजों का था और भगत सिंह ने अपने हाथ में इस प्रकार से सरकार को चुनौती देने का साहस किया था। भगत सिंह ने भी जब सरकार को चुनौती दी थी तो भगत सिंह सरकार की नजर में देशद्रोही ट्रीट किए गए, उन्हें क्रांतिकारी नहीं माना गया। भरत का भी यही कहना था कि अगर आज मैं निकल पड़ता हूं, आज की सरकार के लिए मैंने भले ही पिस्टल उठाकर गलत किया हो, लेकिन समाज के लिए अगर मैंने पिस्टल उठाई है तो यह आने वाला समय समझेगा कि पीड़ित होने के बाद मजबूरन लोग इस तरह की हरकत करते हैं। उन्हें जात पात से जोड़कर ना देखा जाए। वीडियो पोस्ट के अंदर भरत तिवारी ने कहा कि केवल शब्दों में ब्राह्मण को ना तलाशा जाए, मैं ओबीसी के साथ हूं, मैं एससी एसटी के साथ हूं, मैं लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। हमारे लोगों के घर डूब गए हैं, आपकी लापरवाही से फिर मानसून आ रहा है, फिर वही सब चीज दोहराई जाएगी और नेता जो हैं वो चिलम गांजा फूंक करके कहेंगे कि हमने राज के लिए ये सब कर दिया। भरत तिवारी अकाउंटेबिलिटी, लोकतंत्र के अंदर जब आप कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, तो ये जनता अकाउंटेबिलिटी चाह रही थी कि सरकार करे, लेकिन न्याय की मांग भरत तिवारी ने अपने हाथ में ले ली। सवाल है कि जब न्यायपालिका है तो तुलना है कि अंग्रेजों के समय पर भी न्यायपालिका हुआ करती थी। सवाल है कि पुलिस है तो पुलिस तो अंग्रेजों के सामने भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी भगत सिंह ने जब अपने हाथ में क्रांति का कदम उठाया, बिगुल बजाया, तो यह तौर था उनका सोचने का कि सरकारों को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए। भरत तिवारी ने जो किया उसका समय और निर्णय समाज करेगा, न्यायपालिका करेगी। विषय वस्तु पर फिर लौटते हैं। भरत तिवारी ने अपनी तरफ से समाज को जिम्मेदारी के साथ आगे लेते हुए चलने का निर्णय लिया और अपने हाथ में पिस्टल थाम ली। और भरत तिवारी के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सूचित किया जाता रहा कि मेरा समाज सेवा का जीवन उद्देश्य है, मैं इसकी पूर्ति के लिए आगे निकला हूं। लेकिन पुलिस ने अपनी पोस्ट में इस बात को इस तरह से सूचित किया कि हमें जानकारी मिली है कि भरत तिवारी नाम के सूचना मिली है कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस उस क्षेत्र में, शाहपुरा
शाहपुरा थाना जो है वो मतलब उस व्यक्ति के घर पहुंची है और वहां पर उसकी मानसिक स्थिति देखी है तो पता चला है कि वो अस्वस्थ है। भोजपुर पुलिस के द्वारा यह जानकारी उसके बारे में जो दी गई, जिसमें उसे अस्वस्थ करार दिया गया, इस पर भरत तिवारी की प्रतिक्रिया आई कि चलो कुछ तो पता चला, लेकिन मैं देशद्रोही होने के इंतजार में था, आपने मुझे केवल मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दे दिया। अगर समाज का मुद्दा उठाना अस्वस्थ करार देना है तो चलिए कुछ तो मैं आपकी नजर में आया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो निकल कर आता है, क्योंकि भरत तिवारी अपने हर इंसिडेंट को फेसबुक पर लाइव कर दिया करते थे, तो जब शाहपुरा पुलिस उनको गिरफ्तार करने और उनकी पिस्टल को पकड़ने के लिए पहुंची तो उस दिन का एक वीडियो बाहर निकल कर आया। यह 15 जून की बात है। 15 जून के दिन जब पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंची तो वह अपने हाथ में पिस्टल लहरा रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी अपने हाथ में पिस्टल लेकर के उसका घेराव कर रहे हैं। यह ऐसा दौर था जो कैमरे पर कैद हो रहा था। देखकर दो नजरिए बन रहे थे, पहला कि भरत तिवारी पुलिस की तरफ बंदूक करके खड़े हैं और दूसरा यह कि पुलिस भी उनकी तरफ बंदूक करके खड़ी है, अर्थात एसडीएम को एनकाउंटर की धमकी देने पर पुलिस उनका एनकाउंटर करने आ चुकी है। इस तरह का दृश्य देखने को मिला। लेकिन इसी बीच में भरत तिवारी के खिलाफ मीडिया में एक चर्चा बनती है कि पुलिस को बंदूक दिखाने वाला यह व्यक्ति कौन है। विषय वस्तु में बंदूक दिखाना हेडलाइन बनती है, लेकिन इस विषय के पीछे भरत तिवारी ने समाज के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ था, एक मजबूर व्यक्ति था, यह कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन भरत तिवारी यहीं नहीं रुकते हैं। वो लगातार उन्हें पुलिस उनकी जगह पर हाउस अरेस्ट कर देती है और उनके घर के बाहर की कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें पुलिस भरत तिवारी के द्वारा शूट किए गए वीडियो में भागती हुई दिखाई देती, भागती मतलब गाड़ी ले जाकर जाती हुई दिखाई देती है। खैर, यह सब चलता रहा। 16 जून के दिन भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी और अवैध हथियार बरामद करने के लिए 17 जून की सुबह करीब 5:10 पुलिस टीम बिलोटी गांव स्थित उनके घर पहुंचती है। एफआईआर की संख्या कांड संख्या 759/26 के तहत पुलिस टीम 16 जून की सुबह 4:40 पर भरत तिवारी की गिरफ्तारी के लिए बिलोटी गांव में जो उनका घर है वहां पहुंचती है। पुलिस का कहना है कि सुबह लगभग 5:10 पर दरवाजा खुलवाने पर भरत तिवारी पुलिस को देखते ही आक्रामक हो गया और उस पर पिस्टल तान दी। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि भरत घर की छत पर चढ़ गया, वहां से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित पोजीशन लेकर अपना बचाव किया। एफआईआर में भरत भूषण के साथ साथ उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया। तत्कालीन मामला थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान दर्ज किए गए और इसकी जिम्मेदारी एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बबीता देवी को सौंप दी गई। एफआईआर में यह भी कहा गया कि पूछताछ के दौरान भरत के पिता और भाई ने उसके पास हथियार होने की जानकारी पुलिस से छिपाई थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि वो सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को बार बार डाल रहा था कि मैं एनकाउंटर करूंगा, अदरवाइज मेरे क्षेत्र में काम करिए। बीते 1 साल से लगातार प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते एक व्यक्ति ने अपने हाथ में हथियार उठा लिया। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति है या समाज की विकृति की उसने प्रशासन की वजह से एक व्यक्ति को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यह आने वाला समय तय करेगा, आप तय करेंगे कि यह कितना सही कितना गलत। लेकिन भरत तिवारी ने 17 जून के दिन पुलिस सिस्टम को अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए कहा कि आप लोग क्रांतिकारियों के जन्म से पीड़ित हो चुके हैं, मैं अपनी तरफ से जो काम करने जा रहा हूं वो पूरी तरह से मेरी मांगों की पूर्ति है। लेकिन अगले ही दिन भरत तिवारी को अरेस्ट करने जब पुलिस पहुंचती है, भरत तिवारी फिर से लाइव होते हैं और लाइव होकर के पुलिस के सामने अपनी पिस्टल को सुपुर्द कर देते हैं। कहने लगते हैं कि पहले बताइए कि आप मेरी कौन सी मांग पूरी करने वाले हैं। मांग की पूर्ति के लिए वो डिमांड करते हैं। जब मांग पूरी करने के नाम पर पुलिस अधिकारी उनसे कहते हैं कि ठीक है आप पहले पिस्टल रखिए, तो भरत तिवारी कैमरे के सामने अपनी पिस्टल को पुलिस के नजदीक फेंक देते हैं। इतना नजदीक कि पुलिस जब चाहे उस पिस्टल को अपने कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन वीडियो जैसे ही पॉज होता है, पता चलता है कि भरत तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस की रिपोर्ट में कि उसके पैर में गोली मारी गई, अस्पताल में पता चला कि वो मृत हो गए हैं। चर्चा निकलती है, सवाल उठते हैं कि जब पिस्टल पुलिस की तरफ भरत तिवारी ने फेंक दी, पुलिस जिसे अपने हाथ में कंट्रोल में ले सकती थी उसे कैसे एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने जवाब दिया है कि भरत तिवारी फिर से पिस्टल लेने के लिए दौड़ा था, पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया था, तो आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा यह कदम उठाया गया। अगर आप इस वीडियो को खुद देखेंगे, इस क्लिप को खुद देखेंगे तो जज कर जाएंगे कि यहां पर क्या सही और क्या गलत। इसीलिए इस विषय पर न्याय की मांग उठने लगी, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरने लगे। पुलिस के द्वारा 17 जून के दिन जब उसे गोली मारी गई, पुलिस की गोली चलने से सुबह 10 बजे पता चलता है कि भरत की मौत हो जाती है। जब यह बात निकल कर आती है तो भरत तिवारी की मौत पर 18 जून सुबह 8:30 बजे उसके परिवारजन राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसका शव रख करके पुलिस के द्वारा की गई इस हत्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर पड़ते हैं। जब सड़क पर उतरते हैं, मौत की जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हैं। परिजनों के द्वारा नेशनल हाईवे को रोककर प्रोटेस्ट किया जाता है। समाज के वो लोग जो भरत तिवारी के इस कार्य से प्रभावित थे वो उसके पक्ष में आकर बयान देने लगते हैं और बयानों में यह बात निकल कर आती है कि पुलिस के द्वारा भरत तिवारी को मारा गया है। वहीं लगातार पुलिस उसके पुराने अपराधों को, उसके द्वारा किए गए कारनामों को, कि उसने समाज में उसने सरकार को राजकार्य में बाधा पहुंचाई, तमाम प्रकार के मुकदमे दर्ज करके अपनी फाइल को मोटा करने में बिजी थी। पुलिस लगातार बताने में बिजी थी कि 24 मार्च को भी पुलिस ने जमीन के साथ एक विवाद में उसके खिलाफ केस दर्ज
दर्ज किया था। लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़े थे कि भरत तिवारी ने जब पिस्टल फेंक दी थी तो उस पर गोली क्यों चलाई गई। और जब बात पुलिस की एफआईआर में भरत की ओर से 10 से 12 राउंड फायर करने की है तो घटनास्थल पर सिर्फ 2 खोखा ही बरामद क्यों हुए। पुलिस की एफआईआर की प्रति में यह बात साफ है कि जैसे ही पुलिस का एक जवान भरत भूषण तिवारी के फेंके गए पिस्टल को जब्त करने हेतु आगे बढ़ा, तभी भरत भूषण तिवारी ने तेजी से दौड़कर लपक कर अपना पिस्टल उठा लिया और पुलिस के लक्ष्य पर 2 फायर किए। यह बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की भोजपुर टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से 7.65 बोर का 0.2 खोखा, 7.65 बोर का एक लोडेड पिस्टल जिसे खोलने पर मैगजीन में 7.65 बोर के 2 जिंदा गोली लोड किया गया पाया गया। मुठभेड़ पे इस पूरे घटनाक्रम में भरत भूषण तिवारी द्वारा अपने हाथ में लिए अवैध पिस्टल से 10 से 12 चक्र फायर किए गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं जन सुरक्षार्थ कुल 5 चक्र फायरिंग की गई। इस प्रकार का मामला पुलिस ने अपने बयान में दर्ज किया। लेकिन इस मामले की सत्यता लोगों को पच नहीं रही थी, क्योंकि वीडियो में सब कुछ प्रत्यक्ष था कि यह संभव नहीं कि इतना दूर पिस्टल फेंकने पर जो पुलिस के नजदीक पहुंच गई पिस्टल है और उसमें भी अगर फायरिंग की बातें कही गई हैं तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है। खैर, पुलिस ने उसे मार दिया। पुलिस ने उसे मार दिया, यह बात समाज के लोग आज सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं। महापंचायत में लोग बिहार के अंदर उसकी इस मौत का जवाब जिम्मेदारी के रूप में मांग रहे हैं। उसके लिए न्याय मार्च निकाला जा रहा है। समाज के अंदर 17 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद एक जनजागृति फैली। बिहार के अंदर जिम्मेदारी ठहराई जानी शुरू हुई। चर्चा शुरू हुई कि उसे क्यों मार दिया गया। प्रशासन से जिम्मेदारी ठहराने के ऊपर सवाल पूछे जाने शुरू हुए कि केवल इसलिए कि वो एक ब्राह्मण जाति से आता था, कम ऐसी संख्या में बिलोंग करता था जिसके खिलाफ सरकार में नफरत है, केवल इसलिए कि सरकार ब्राह्मणों को टारगेट करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती थी, या ब्राह्मणों को इसलिए निशाना बनाया जाना शुरू हुआ क्योंकि सरकार के नैरेटिव में यह फिट बैठता है कि सरकार ओबीसी एससी एसटी के साथ में रहकर ब्राह्मणों को गोली मार सकती है। 90 बनाम 10 की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस भी 10 बनाम जब 90 की बातें बोलती है तो उसे भी यह हिट करता है कि चलो अच्छा है, यादव राजनीति हो मुस्लिम राजनीति हो, सबके लिए आसानी से ब्राह्मण को टारगेट किया जा सकता है। सवाल पूछे जाना शुरू हुए। जब सवाल पूछे जाना शुरू हुए तो भाजपा के ब्राह्मण नेता बाहर निकल कर आए और उन्होंने इसके लिए सरकार से कहा कि जिम्मेदारों को आप सजा दिलवाइए, क्योंकि सरकार से ही सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अश्विनी चौबे का बयान वायरल होने लगा। जाति से ऊपर उठकर के लोग, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर के लोग जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए देश भर में बाहर निकलने शुरू हुए। तमाम प्रकार के धर्मावलंबी, कथावाचक सभी लोग अपनी अपनी राय रखना शुरू हुए कि अगर सिस्टम से इस प्रकार की हरकतें होंगी। सवाल पूछे जाने शुरू हुए। लेकिन एक सवाल और पूछा जाना शुरू हुआ कि अगर इस तरह से पिस्टल हाथ में लेकर के अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा तो उसे कितना ठीक ठहराया जाएगा। निश्चित ही, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है यह आने वाला समय तय करेगा कि सिस्टम ने भरत तिवारी के हाथ में बंदूक पहुंचाई थी या भरत तिवारी की बंदूक ने उसे एनकाउंटर तक। यह सवाल तो आप और हम आने वाले समय में जब व्याख्या करेंगे तब तय करेंगे। लेकिन आप इस विषय को समझ चुके हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिलहाल के लिए बिहार सीएम ने 20 जून के दिन जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ में सम्राट चौधरी जी ने अपनी तरफ से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के समक्ष इसके निष्पक्ष जांच हेतु बात रख दी है। 22 जून को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी तरफ से इसकी गलती मानी। उन्होंने इसकी जांच डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश को सौंपी। इस प्रकार की जानकारी निकल कर आई। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद एक थाना प्रभारी, 2 एसआई और 1 एसआई और 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का कारण भी पता चला कि चलिए भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर गोली मारी है इसका मतलब आप गुनहगार तो हैं, क्योंकि एनकाउंटर रक्षा का अधिकार नहीं है। आत्मरक्षा में आपको पुलिस के अंदर, पुलिसिंग जो हमने भी की है उसमें भी यह समझाया जाता है कि आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं, मार नहीं चल सकते। एनकाउंटर का जो बढ़ता क्रेज है उस क्रेज के चलते ये हरकतें हुई हैं। वर्तमान में भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से यह डिमांड की गई है, आवेदन किया गया है कि आप थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी, एसडीपीओ, इन सबको मतलब जिम्मेदार ठहराया जाए। पता चले कि असल में उन्हें आदेश किसने दिया था। तमाम राजनीतिक दल बिहार के अंदर हो, देश के अंदर हो, तमाम सरकार से जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है। देखा जा रहा है कि यह आगे क्या होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर एनकाउंटर का यह पहला मामला नहीं है। इस देश में बहुत से ऐसे और मामले भी हुए हैं जिन पर कभी हम आपके सामने विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उस समय आवेश में किया गया ये जो घटना होती है इसके लास्टिंग परिणाम कितने होते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए।